अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। बहुत सारे रिश्तों में, इंसानी ताल्लुक वास्तों में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी निस्बतें, बहुत सारे ऐसे ताल्लुक होते हैं जो ख़ासे अहम होते हैं। और उसमें से एक है जहाँ पर हम मुलाज़िमीन के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा काम का रिश्ता होता है, या जिसे कह लें आका और ग़ुलाम का। आजकल आका और ग़ुलाम का तसव्वुर तो रह नहीं गया, लेकिन अताअत व फरमा बरदारी में अगर हम देखें और उसके साथ साथ ताबेदारी में देखें और उसके साथ साथ वफ़ादारी में देखें, तो ये तमाम वो जुज़्व हैं जो किसी भी रिश्ते का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं और हर एक रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। ये सिर्फ आका और ग़ुलाम के दरमियान नहीं, बल्कि शायद माँ बाप के रिश्ते में भी, शायद औलाद और माँ बाप के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, दोस्तों के दरमियान भी, मियाँ बीवी के दरमियान भी, कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी निस्बत में, किसी न किसी रेशो में, ख़ास मकदार में, तादाद में मौजूद ज़रूर होती हैं ये जुज़ियात, लेकिन हम इनको क़तन नज़रअंदाज करते हैं। हमने दो ऐसे किस्से सुने हुए हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, जिनमें एक तो हमने हमेशा से सुना है महमूद और अय्याज का तज़किरा, वो जो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। महमूद गज़नवी और अयाज जो कि एक उसका ग़ुलाम था। कहते हैं कि बड़े लोगों को उस पर शिकवा था कि जनाब अयाज में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपका मुक़र्रब ख़ास है, हम में आखिर ऐसा क्या नहीं है जो आप हमेशा उस पर भरोसा करते हैं और हमेशा उसी पे इन्हिसार करते हैं। तो एक दिन जब उसके दरबारियों ने उस पर मुसलसल ये इसरार किया और उससे पूछा, तो उसने बुलाया उन सब की मौजूदगी में अयाज को, और बुलाने से पहले उसने एक बहुत कीमती सा पत्थर, कह लें हीरा या याकूत या लाल, जो भी था, वो उनके हाथ में दिया और कहा कि इसे तोड़ दो। अब उन्होंने एक नज़र पत्थर को देखा और एक नज़र बादशाह को देखा और कहा कि शायद उनका दिमाग ख़राब हो गया या शायद हमें एवं ही चेक कर रहे हैं, जनाब ये तो बहुत कीमती पत्थर है, ये क्यों तोड़ना है आपने? जनाब आप मतलब नहीं जनाब, ये पत्थर इसको तोड़ना नहीं चाहिए। सो बादशाह मुस्कुरा दिया और चुप हो गया। इतनी देर में अयाज भी वहाँ आ गया। बादशाह ने वो पत्थर उनसे लिया और अयाज को कहा इसे तोड़ दो। अयाज ने पत्थर पकड़ा और ना उसने इधर देखा ना इधर, उसने उस पत्थर को तोड़ दिया। सो बादशाह ने कहा ये है उसमें वो ख़ास बात जिसकी वजह से मुझे ये सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये जो आप ब्लाइंडली जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं और उसको ताबेदारी करते हैं उसकी, ये ताबेदारी का जो फैक्टर है ना, बड़ा अहम और बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह से एक और वाक़या है, एक बड़ी मशहूर शख्सियत, उसके बारे में मुख्तलिफ अब रिवायतें हैं कि ये लुक़मान कौन से थे, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि ये एक बड़ी जानी पहचानी मानी बुज़ुर्ग हस्ती, और कुछ ज़माने की गर्दिश, कोई हालात का कुछ ऐसा चक्कर कि वो किसी एक शख्स की ग़ुलामी में थे और बहुत ही महबूब थे। चूँकि हमेशा हर एक शख्स है वो भांप जाता है कि किसी भी शख्स में कौन सी ख़ास सलाहियतें हैं, और अगर वो शख्स जो है वो साहिब नज़र हो तो वो कदर भी करता है उस शख्स की जिसके अंदर कोई ना कोई आला किरदार की औसाफ या कोई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स या आदतें मौजूद होती हैं। सो लुकमान को भी इसी तरह से अपने बहुत सारे लोगों के दरमियान एक बर्तरी हासिल थी कि वो बादशाह जो है वो जब भी कोई चीज़ खाता था तो वो ज़रूर पहले इनको खाता था, चेक कराता था, बताता था, फिर खुद खाता था। तो एक दफ़ा खरबूजा इसी तरह से उनके उसके पास आया, उसने उसकी काश काटी और इनको खिलाई। इन्होंने खाई और बड़ी रग़बत से खाई, बड़े शौक़ के साथ खाई, और बादशाह ने ये देख कर के इतना पसंद आ रहा है इसको, एक और दी और फिर एक और दी, और फिर जब काट के अपने मुंह में रखी तो उसे लगा कि इतनी कड़वी, और उसने उसको थूक दिया। जब थूक दिया तो उसने पूछा कि भाई तुम इतनी रज़ा और रग़बत के साथ इसे खा रहे थे, तुम्हारी शौक़ और पसंदीदगी को देख के मुझे लगा कि ये तो इंतहाई कोई लजीज़ और उम्दार खुश जायका किस्म का कोई फल है, लेकिन जब मैंने खाया है तो ये तो इतना तल्ख़ और इतना बदमज़ा और इतना इसका तो जायका ना खुशबू, तो तुम कैसे इसको इतना मज़े ले लेके खा रहे थे? तो लुक़मान ने जवाब दिया कि जनाब आपके हाथ से मुझे बहुत सारी शीनी चीज़ें खाने को मिली हैं, बहुत सारी खुश जायका, बहुत सारी उम्दा चीज़ें जो हैं वो आपके हाथों से मुझे मिली हैं। सो मैंने हमेशा उनको खाते हुए भी इसी तरह से इंजॉय किया है, लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ और शुक्र किया है। आज जब एक चीज़ आपकी तरफ से मिली और वो अच्छी नहीं थी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं उस पर उस तरह से मुँह बनाऊँ और इस तरह से करूँ कि जैसे मैंने कभी कोई अच्छी चीज़ चखी ही नहीं आपके हाथों से, तो मैं ये कर ना पाया। सो ये जो रवैया है एक, ये किसी भी रिश्ते में हो उस रिश्ते को खूबसूरत कर देता है। भले आका ग़ुलाम का रिश्ता हो, हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हम जिन के लिए काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारी ताबेदारी, हमारा खुलूस, हमारा जज्बा जो है यही कार फरमा हो, हमारे वालदैन के साथ हमारा रिश्ता जो है वो भी इन्हीं तरह के जज्बात और सोचों पर मबनी हो, हमारी औलाद के साथ हमारा ताल्लुक, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मियाँ बीवी का आपस में, अजीज़ व अकारिब का आपस में, ये जो एक ख़ास किस्म का एक जज्बा है ना, इसे ताबेदारी कह लें, फरमाबरदारी कह लें, एक दूसरे का एहसास कह लें, खुलूस कह लें, ये जो कुछ भी है, ये जिस रिश्ते में भी इसकी चाशनी शामिल हो जाती है, वही रिश्ता मजबूत, वही रिश्ता खूबसूरत
और वही रिश्ता दुनिया का अजीज़ तरीन और महबूब तरीन रिश्ता हो जाता है। इसीलिए इंसानों को बहुत कोशिश करनी पड़ती है बाज़ औक़ात इन छोटी छोटी बातों पे कि हम किसी दूसरे को वो एहसास दे सकें ज़िंदगी में जिस एहसास की बदौलत वो रिश्ता उसके लिए कीमती हो सकता है या हमारे लिए कीमती हो सकता है और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। सो ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हम बग़ैर कुछ बहुत इन्वेस्ट किए हुए, बहुत सारे पैसे लगाए हुए एक दूसरे को देते हैं और ये तोहफ़ा वक्त के साथ हमें पता चलता है कि किसने हमें कौन सा ऐसा तोहफ़ा दिया था जो सबसे कीमती था और सबसे खूबसूरत था। इसीलिए कहते हैं कि टाइम जो है वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है और टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स, टाइम टेस्टेड रिश्ते जो होते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा खूबसूरत होते हैं। सो इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी आपकी हमेशा खूबसूरत मजबूत रिश्तों से भरी रहे, आज के प्रोग्राम की तरफ चलूँगी। हमारा पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क जहाँ पर कि हमेशा हम जिक्र करते हैं इतनी ज़्यादा तादाद में नौजवान नस्ल मौजूद है। 60% से ज़्यादा आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मबनी और ये सब हर तरह के टैलेंट से माला माल हैं। इतना मुतनव्वो किस्म का इनका टैलेंट है कि कभी हम किसी बहुत अच्छे ब्रेन को देखते हैं, जहन को देखते हैं, जहनी सलाहियतों को देखते हैं तो अशश कर उठते हैं। कभी हम किसी बहुत अच्छे सिंगर को, म्यूजिशियन को देखते हैं तो अशश कर उठते हैं। आज भी आपकी मुलाकात जो है वो मैं कुछ ऐसे नौजवानों से कराऊंगी जो मेहनत और जद्दोजहद करके अपना रास्ता बना रहे हैं म्यूज़िक की फील्ड में और दुनिया में। बख्शी ब्रदर्स इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका अपना एक म्यूज़िकल बैंड है, खूबसूरत अंदाज में गाते हैं और जैसे आप देख रहे हैं बख्शी कव्वाल घराने से ताल्लुक़ और निस्बत इनकी गुफ्तगू जब होगी तो आप डिटेल में इनके बारे में जान सकेंगे। इस्लामाबाद एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा शहर है, सेक्टर मैं बात कर रही हूँ मीडिया के हवाले से कि यहाँ पर शायद हालात हाज़िरा और सियासत से जुड़े हुए चंद मखसूस प्रोग्रामों के अलावा म्यूज़िक, कल्चर, फ़नून लतीफ़ा के और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और एरियाज़ हैं जो कि आर्ट से और कल्चर से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है और जिन आर्टिस्टों ने यहाँ पर रह के सर्वाइव करना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। कराची, लाहौर, बाकी तमाम शहर जो हैं वो इस हवाले से बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसलिए ये तमाम लोग हमेशा बहुत मेहनत के साथ आगे आते हैं। आज इन्हीं से आपकी गुफ्तगू और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है और इसके साथ साथ मैंने शुरू में प्रोग्राम की आपकी मुलाकात जो है वो डॉक्टर साहब से करानी है, इसलिए कि इस मौसम के हवाले से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो गैस्ट्रो से जुड़ी हुई हैं, ये क्यों होता है, कैसे बचना है इससे, क्या हिफाजती इक़दाम है, ये सब कुछ हम शो के शुरू में जानेंगे और डॉक्टर तैयब जो है वो हमारे साथ रहेंगे। आप लोग बड़े खामोश बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे बताएं जो मैं अभी बात कर रही थी, आजकल हमारे रिश्तों में, हमारी ज़िंदगी में रह गई हैं ये बातें जो इस तरह की मैं अभी जिक्र कर रही थी, आपको लगता है? मेरे ख्याल में है? नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, क्योंकि लोगों में ये चीज़ है कि रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नहीं, मतलब रिश्ते जैसे ये ताबेदारी, फरमाबरदारी, इससे हमें देखें अल्लाह ताला का तशक्कुर जब इंसान वो तो आप करता ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी हम बात करते हैं, इनको दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं तुमने तो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, तुमने तो कोई कब जिंदगी में कभी भी मेरे साथ कोई अच्छी बात ही नहीं की है, होता है ना? बिल्कुल होता है, मगर होना चाहिए नहीं है क्योंकि खुद में ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप कभी नहीं कहती किसी को, किसी से लड़ाई हो जाए तो कहें तुमने तो कभी कोई अच्छी बात ही नहीं। हाँ, जरूर कहा कह देते हैं गुस्से में हम जरूर इस तरह की बात करें, हालांकि हमें पता भी हो, बल्कि गुस्से में तो पता नहीं चलता बंदे क्या से क्या बंदा कह जाता है। हाँ। मगर बाद में बंदा पछताता भी है कि मेरे से ये क्या हो गया है, ठीक है, गलती हो गई है। अच्छा, गलती हो गई है, जब गलती का पता चलता है फिर आप क्या करती हैं उस पर, मतलब माजरत करती हैं या? हाँ जी, यानी कि होता है, फिर सॉरी बोला जाता है, फिर सॉरी बोला जाता है। आप माइक आगे क्यों पास करें, किसको आपने कहा आगे देने के लिए? मैं तो आप ही के पास दरअसल आ रही थी, बाकी सबसे तो बात ही मैं इसीलिए कर रही थी कि किसी तरह से आपसे बात हो जाए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि फ्रेंड्स के साथ चलता है ये सब कुछ? हाँ, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी कुछ चलता है। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो हम कहते हैं उनको कि तुमने तो मेरे साथ हमेशा ही ज़्यादती की है। फ्रेंड्स के साथ बल्कि सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि हम लोग उनके साथ सबसे ज़्यादा फ्रैंक होते हैं और उनके साथ हम लोग हर किस्म का मजाक कर सकते हैं। ये मजाक है? मतलब हर किस्म की बातचीत उनके साथ चलती है, इसलिए गुस्से में उनको ही सबसे ज़्यादा कहा जाता है। गुस्से में उन्हीं के साथ गुस्सा होता है। आप सब लोग छुट्टी किए हुए हैं आज स्कूल से? हाँ, तो स्कूल में क्या कहा हमने, मॉर्निंग विद फरा में जाना है? हाँ, या ये तो नहीं लिख के देखिए आए कि आज प्लीज आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू सो ग्रांट मी ए लीव? पता चले टीचर्स हैं और टीवी पे देख के कहें बेटे ये तुम्हारी तो सिक लीव आई हुई है। हाँ, स्कूल में क्या बताया, बताओ, कुछ तो बताया होगा। छुट्टी थी, मतलब स्कूल की तरफ से ही छुट्टी थी? अभी तो स्कूल खुले, पेपर खत्म हो गए थे तो एक छुट्टी की। पेपर खत्म हो गए और अब छुट्टी थी, वेरी गुड, जबरदस्त। और आप बताइए जो अभी हम बात कर रहे हैं, आपका इस पे क्या कमेंट है? थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त की कमी हो गई है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सब्र और बर्दाश्त पे। न्यू जनरेशन आप इनको कह रही हैं जो पीछे बैठे हैं? मैं खुद को भी कह रही हूं। आज आप खुद को कह रही हैं, सही। तो मेरा ख्याल है कि सब्र और बर्दाश्त की कमी हो गई है? मेरा ख्याल है कि मतलब यही हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आपको लगता है
कि आजकल की नस्ल में सब्र बर्दाश्त की कमी है। जब हम लोग नौजवान नस्ल थे तब हम बड़े साबिर, तब हम में बड़ी सारा कुछ मौजूद था और अब इनमें नहीं है। नहीं, वक्त के साथ ही सब कुछ होता है, तो ये है कि इंसान को फिर भी सब्र और बर्दाश्त से ही काम लेना लेना चाहिए। चाहिए। हर नौजवान, हर बूढ़ों को लगता है कि हम बहुत अच्छे थे, ये नई नस्ल बहुत ख़राब हो रही है, और हर नौजवान को ये लगता है कि हम में बड़ा ख़ास है, हम ना हमसे पहले किसी में था ना हमारे बाद किसी में होगा। ये वो तमाम बुरी या कह लें कि एक ऐसे जोम है जो हर दौर में जब इंसान उम्र की खास सरहद पे होता है हर एक को होते हैं। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ डॉक्टर तैयब से, और उनसे से हम जानेंगे कि सेहत की हिफाजत आजकल कैसे करनी है। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबो खैर जनाब, आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर तैयब सईद से, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हमारी बातचीत आज सेहत के हवाले से, और इसमें ख़ास तौर पे इस मौसम में, हालांकि अब खासी हद तक तब्दीली ये मौसम जो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वजह से बेहतर होना शुरू हो गए हैं हालात, लेकिन गैस्ट्रो जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आता है और बड़े लोगों को अपनी लपेट में लेता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। मैदे के मसाइल पाकिस्तान में बाकी दुनिया के निस्बत मैदे और जिगर के कितने कॉमन हैं? डेफिनेटली वैसे तो ये पूरी दुनिया में ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ मैदा और जिगर दोनों के प्रॉब्लम्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। इवन आप मैदे की अगर बात करें तो शायद इसमें हमारा कुछ रहने सहने का तरीका और कुछ थोड़ा सा पानी का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है, क्योंकि साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी और लोगों का उससे कंप्लाइंस ना रखना, ये चीज़ मैदे की बीमारियों का ज़्यादा सबब बनती है। ठीक है। फिर उसके अलावा फूड जिस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और केयर नहीं करते, ये सब चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं। ठीक है। और जिगर को अगर आप देख लें तो इवन हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में, बल्कि एक रीसेंट जो स्टडी आई है उसमें हेपेटाइटिस सी में के लिहाज से हम लोग दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में स्टैंड कर रहे हैं। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानियों को फेस बहुत ज़्यादा फेस करें। क्यों आपके ख्याल में हेपेटाइटिस इतनी ज़्यादा कॉमन होने की क्या वजह? और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, बहुत सारे आजकल हम सुन रहे हैं छापे मारे जा रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि खाना वाना बन रहा होता है, फूड, ना सिर्फ वो बल्कि और भी ऐसी जगह, लेकिन उन पर भी खास तौर पर अगर साथ में हम ये भी चेक करना शुरू कर दें कि वो सब लोग वैक्सीनेटेड हैं हेपेटाइटिस बी, सी और टीबी के अगेंस्ट, इसलिए कि वो तमाम वहाँ से अमूमन बड़ा स्प्रेड हो रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसा है। और वैक्सीनेशन में सी की तो खैर अभी वैक्सीनेशन आई नहीं है, लेकिन उस पर काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बी की और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन तो मौजूद है। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वैसे ही हर किसी को करानी चाहिए। अब तो खैर WHO ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है ये तो सब बच्चों के लिए लाजमी करार देती तो है। जैसे जिन लोगों को नहीं लगी हुई उनको बिल्कुल लगवानी चाहिए। और उसका बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि वो पहले एक अपना सादा सा टेस्ट कर लें, जिससे पता लग जाता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है तो नहीं। ठीक। और अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो वो 3 डोजेज़ होती हैं वैक्सीन की, जो कि 6 महीने के टेन्योर में लग जाती हैं, और उससे पेशेंट बिल्कुल सेव हो जाता है। अच्छा, तो फिर वो भले कहीं भी खाए, कुछ भी खाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हेपेटाइटिस बी की हद तक है। सही। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मौजूद है, लेकिन उसका थोड़ा सा लिमिटेड रोल है और वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती। वैसे तो पाकिस्तान में एक स्टडी थी तकरीबन 2011 में आई थी, और उसके मुताबिक जब हमारे पाकिस्तानी 15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, हर पाकिस्तानी को हेपेटाइटिस ए हो चुका होता है। तो वो एक दफ़ा हो जाता है तो वो खैर लाइफ लॉन्ग इम्यून वैसे ही हो जाते हैं। और हालांकि उससे बचने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपना खुराक, अपना पानी, उसका थोड़ा सा ख्याल करें। और थोड़ा सा ख्याल वो क्या है जो थोड़ा सा ख्याल सिर्फ इतना ही है कि आपने फ्रेश चीज़ लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है। और पानी, अब जैसे पानी है, अगर आप मिनरल वाटर या इस तरह की चीज़ नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो सिंपल बॉईल करने में तो बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती। ठीक है। सिर्फ थोड़े से एहसास की बात है। हम खुद सुस्ती कर जाते हैं बहैसियत कौम शायद, या शायद हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और फिर वहीं चक्कर, वहीं टाइम, वहीं पैसा इलाज पे सर्व करते हैं। हालांकि थोड़ी सी सोच और समझ की ज़रूरत है कि स्लाइट एक, मतलब आप सिंपल पानी बॉईल करने में तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ख़र्चा आता है ज़्यादा या प्रॉब्लम। अब जिगर की वो कौन सी अलामात हैं जो आप समझते हैं कि अहम हैं, और अगर इस तरह की तब्दीलियाँ जिस्म में रुनमा हो रही हों तो उन पर नज़र रखनी चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू भी करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली जिगर की ख़ास तौर पे वो बीमारियाँ जो ख़तरनाक है, जैसे काला यरकान बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी की जो इन्फेक्शन है,
इसकी अलामात बहुत वेग होती हैं। अक्सर पेशेंट्स की ऐसी अलामात होती हैं जो बज़ाहिर शो ही नहीं कर रही होती कि जिगर का मसला है, जैसे जिस्म में थकावट का होना, काम में दिल का ना लगना, थोड़ा उल्टी या मतली का फीलिंग, कैफियत। अब ये बड़ी वेग सी अलामात हैं। और हेपेटाइटिस बी या सी किसी के जिगर को फेल करने की कैफियत तक पहुंचाने में 10 से 15 साल तक ले सकता है। अच्छा, और ये इतना 10 जी आहिस्तगी के बिल्कुल, साथ ये चलता बहुत आहिस्तगी से चलता है। और एक्चुअली ये वो 10 से 15 साल में ये पेशेंट्स अक्सर विज़िट भी करते रहते हैं हॉस्पिटल्स के, जी डॉक्टर साहब पट्ठों में दर्द होता है, थकावट हो जाती है, काम में जी नहीं लगता, कभी कोई उल्टी मतली की कैफियत। बहुत कुछ केसेस में ठीक है, यरकान भी आ सकते हैं, आंखों का पीलापन, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है हर केस में आए। ठीक। तो उसके लिए यही, इसीलिए अभी हम पिछले महीने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी सेलिब्रेट किया, और उसमें भी हमने मरीज़ों को और आम पब्लिक को इसी बात पे अवेयरनेस दी कि बेसिकली इसको डिटेक्ट करने के लिए बड़े आसान से 2 स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई वेग अलामात आ रही हैं और आपकी मुसलसल चल रही हैं और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद आप बेहतर नहीं हो रहे, तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अपने मॉलिज के मशवरे के बाद स्क्रीन करा लेना टेस्ट करवा एक लें। अच्छा आइडिया। सही। अब हर 6 महीने बाद टेस्ट कराते रहें और चेक करते रहें खुद को, या एक दफ़ा टेस्ट करा के आप रिकमेंड करेंगे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कम से कम जी, हर बी एक की- शख्स जो अफोर्ड कर बिल्कुल सकता है वो लगवा सही, ले? यही बात है कि बी की तो वैक्सीन हर किसी को करा लेनी चाहिए जिसको बी नहीं हुआ। बच्चों को भी? बच्चों के लिए तो अब WHO के प्रोग्राम के मुताबिक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम में वो शामिल है। लेकिन कब से शामिल है? ये तकरीबन 2-3 साल से 2-3 साल, लेकिन चल रही 2-3 साल से उससे पहले के जो बच्चे- उससे पहले के जो बच्चे हैं डेफिनेटली, या जो अब एडल्ट्स हैं उन सबको तो ज़रूर, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही, सही। और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है? कोई एज लिमिट। अच्छा, क्या हेपेटाइटिस बी और सी किसी खास एज में होने का खतरा ज़्यादा होता है, कुछ खास जेंडर को होने का खतरा ज़्यादा होता है, और मुंतकिल कैसे होता है? ठीक है, नॉट एज सच, ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास एज या उसमें ही हो। अब जैसे अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो उससे बेबी में ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में तो हर खातून को हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट कराने चाहिए। ठीक। बाकी किसी भी एज में हो सकता है। मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है वो ये जो अताई डॉक्टर्स और जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, यानी डेंटिस्ट जहाँ दांत निकाले जाते हैं, हजाम जहाँ बिल्कुल पर ऐसा के ही है, जहाँ पे स्ट्रिंजेस यूज़ हो रही हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है जो प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं हो रहा, पार्लर्स ये- इवन। जी ठीक है, बिल्कुल ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जिसमें टैटविंग भी आ जाती है, इवन आप जो कान छिदवाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें भी रिस्क फैक्टर्स में आ जाती हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो देखने में आया है वो जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं वो इसको स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा वो अच्छा। कर रहे हैं, और उसमें रीज़न यही है कि इक्विपमेंट प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं होता, या जैसे स्ट्रिंजेस हैं अगर वो डिस्पोजेबल स्ट्रिंजेस यूज़ नहीं होती, तो ये सब चीज़ें उसमें कॉमन है। ऑल तो मेडिकल से रिलेटेड लोग खुद भी रिस्क पे होते हैं। क्या चीखने से, खांसने से, थूकने से, खाना साथ खाने से, एक साथ रहने से भी ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाता है? नहीं, इसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, और ऑल दो सिक्रीशन से ये फैलता ज़रूर है, लेकिन साथ खाने से या सांस करीब लेने से इस तरह से हेपेटाइटिस बी या सी नहीं ट्रांसमिट बिल्कुल होता। सही। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम आसमा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। आसमा जी फरमाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप दुनिया की सबसे बेस्ट होस्ट हो। थैंक यू सो मच। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे मैदे में बहुत प्रॉब्लम रहता है, जब तक मैं दवाई खाऊं तब ठीक रहता है। किस चीज़ की दवाई खाती हैं आप? मैदे के लिए मुझे सुबह उठते ही मतली होनी शुरू हो जाती है, हीट रहती है मैदे में। ठीक है, आप साथ जब तक दवाई खाओ। सॉरी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। चले, मे बी शी विल बी वाचिंग आवर प्रोग्राम, तो डेफिनेटली इनमें कुछ थोड़ी सी बातें जो मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो क्या इनको मैदे में जलन और मुंह में खटा पानी इस तरह की कैफियत आ रही हैं कि नहीं आ रही? मोस्ट लाइकली जिस तरह ये बता रही हैं ज़्यादा यही चांसेस लग रहे हैं कि इनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है, और सुबह उठ के जो इनको मतली की कैफियत होती है वो भी इसीलिए होती है। इसको हम टेक्निकली तो जर्ड का नाम देते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, लेकिन आम आसान फहम ज़ुबान में अगर मैं बयान करूँ तो होता इस तरह से है कि जो मैदे में तेज़ाब बनता है वो रिफ्लक्स करता है, वापस आता है खुराक की नाली से, और अक्सर जब वो मुंह में भी आता है तो फिर मुंह में खट्टा खट्टा पानी भी और फिर उल्टी की कैफियत भी आती है। तो ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अच्छा, और इसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली अगेन वही बात करूँगा कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बड़े बेसिक असूल बताए थे आज से 14 साल पहले, जो अब साइंस प्रूव भी कर रही है कि बेसिकली वही सारे असूल हैं जिन पे अगर हम अमल करें तो ये चीज़ों से बचा जा सकता है। और बड़ी सिंपल से मेथड्स हैं कि आप एक तो खाना पेट भर के ना खाएं, थोड़ा सा भूख रख के खाएं, जो हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। खाना खा के फ़ौरन बाद लेटे नहीं, और जब आप लेटते हैं तो आप सर वाली साइड थोड़ी सी ऊंची रखें और चहलकदमी ज़रूर करें रात को सोने से पहले। तो हमारे यहाँ जो कॉमन वजूहत है वो यही है। एक तो टाइप ऑफ फूड भी उसमें आ जाता है, खास कर मुरगन ग़ज़ाएँ और मिर्च मसाले वाले फूड, चाय, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें भी जो मैदा और ख़ुराक की नाली के दरमियान एक वॉल्व होता है उसको रिलैक्स कर देती, जिससे बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स होता है। सही। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके हम इससे बच सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक्सप्लेन तो मुझे भी नहीं करना था, आप ही करेंगे, लेकिन डॉक्टर उमर ही कहा करते हैं टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी और वगैरह वगैरह ना, कि डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स के भी तो अपने इश्यूज़ होते हैं। तो आप समझते हैं कि किसी एक ख़ास जो ज़्यादा जूद रंज लोग होते हैं, ज़्यादा हसास तबीयत लोग होते हैं, उनको इस तरह के मसाइल कुछ ज़्यादा बिल्कुल होता है। बिल्कुल, देखिए अगर आप गौर करें ना तो ये जितनी चीज़ें, इवन आप खुराक की बात भी हम जो बार बार कर रहे हैं कि स्पाइसी फूड एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें भी असल में क्या कर रही हैं, ये मैदे के ऊपर स्ट्रेस डाल रही हैं। हर वो चीज़ जो मैदे पे स्ट्रेस डालेगी वो मैदे को ख़राब कर देगी। आप ऐसे समझ लें कि मैदे में एक्चुअली एक जंग होती है, कुछ अच्छे फैक्टर्स होते हैं, कुछ बुरे फैक्टर्स होते हैं। वो बेसिकली अच्छे फैक्टर्स आपके मैदे को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें आपके मैदे की अपनी सिक्रीशंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, और कुछ बुरे फैक्टर्स होते हैं जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, जिसके अंदर पानी के ज़रिए आने वाले जरासीम शामिल हैं, जिसके अंदर आपकी ये खुराक शामिल है, उसमें कुछ अद्वियात शामिल हैं, जैसे दर्दों की दवाइयाँ जो बगैर मशवरे के हम बार बार खा रहे होते हैं, जैसे सर दर्द की हो गई, आम, ये जी जी बिल्कुल, आम जोड़ों की, पट्ठों के दर्दों की दवाइयाँ। इवन परसों मेरे पास एक केस आया जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उसके मैदे में सुराख हो गया और अल्टीमेटली उसको हमें सर्जन के हवाले करना पड़ा। तो ये सब बिल्कुल इसी तरह टाइप ए पर्सनैलिटी भी एक्चुअली यही चीज़ है। ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। वो सारा का सारा स्ट्रेस जब उनके मैदे के ऊपर असरअंदाज होता है तो वो डेफिनेटली उस बैलेंस को ख़राब करता है। क्योंकि जो भी हम जब परेशान होते हैं तो हमारे जिस्म के सारे हार्मोन्स, जिसमें तमाम रतूबतें जो हैं वो असरअंदाज ख़राब होती हैं और उनके बैलेंस ख़राब होने से पूरे जिस्म का सिस्टम, और ये बैलेंस ख़राब करने में आपकी स्मोकिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है, ना जॉगिंग ना वॉक, इस तरह कोई चीज़ शामिल नहीं है, ये सब अच्छे फैक्टर्स हैं। तो क्योंकि बुरे फैक्टर्स को खुद ही हमने बढ़ा दिया है, इसी वजह से मैदे के ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं। अच्छा, अब आप क्या तजवीज़ करेंगे मैदे और जिगर के मसाइल के लिए, क्या किया जाए? एक तो जिगर के लिए तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की कि तकरीबन हर बंदे को अपने टेस्ट करा के कंफर्म करना चाहिए, और अगर उनको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसकी लाजमी वैक्सीन करानी चाहिए। आपका हक है कि आप जब भी मेडिकल एड लेने जाएं, आप डिमांड करें अपने मेडिकल प्रोफेशनल से कि वो आपको साफ़ सुथरा इक्विपमेंट, उसकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन खुद चेक करें, ये आपका हक है। इसी तरह आप जैसे हम सादी सी बात है, अगर आप नाई के पास जाते हैं, बार्बर शॉप पे जाते हैं या किसी पार्लर पे जाते हैं, तो आप अगर अपना एक इक्विपमेंट ख़रीद लें, हाँ जी, दैट वॉन्ट कॉस्ट यू मच, और वो हमेशा सांस ले जाया करें और उसी को अपने ऊपर यूज़ होने दिया करें, तो आप छोटे छोटे इस तरह की चीज़ों से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। फिर अनड्यू प्रोसीजर्स से अवॉइड करें खुद को, इंजेक्शंस अनड्यू ना लगवाएं। जहाँ पे आप टेबलेट से रिप्लेसमेंट ले सकते हैं वहाँ टेबलेट यूज़ कर लें, या मेडिसिन खाने वाली यूज़ कर लें, कि खाने वाली मेडिसिन तो आपको हेपेटाइटिस बी ऐसी नहीं कराती। बिल्कुल सही। इसी तरह मैदे के लिए ये है कि आप हेल्दी फूड जिसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो नेचर से जितना करीब चीज़ें, उनको यूज़ करें। आर्टिफिशियल चीज़ों को कम से कम अवॉइड करें, ये फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। खाना खा के फ़ौरन बाद ना लेटें, थोड़ा सा भूख रख के खाएं, और अगर थोड़ी सी वॉक क्लास भी कर लें साथ में, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन जो है वो ख़ासतौर पे एक दूसरे से ज्वेलरी बड़े आराम से एक्सचेंज करती हैं। हेपेटाइटिस बी जहाँ तक मुझे पता है वो अगर नोज़ पिन और ईयर पिन, ये जिनमें सुराख में हमने कोई भी चीज़ें डाली होती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस मामले के बारे में भी बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िकल मॉर्निंग, हम आपकी मुलाकात अपने आज के म्यूज़िकल ग्रुप बख्शी ग्रुप से कराएंगे, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद। आपकी मुलाकात कराऊंगी अब बख्शी ब्रदर्स से। बख्शी बैंड जो कि आपके सामने भी परफॉर्म करेंगे और मेरे साथ इनमें है आफ़ी बख्शी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आफ़ी? और शेरी, मैंने शेरी सुना था। शहरयार शेरी, शेरी नॉट शीरी, शेरी, शेरी, बब्बर शेरी, बब्बर शेरी। क्या बात है, हमने शेर को भी मतलब वो कर दिया है। बिलाल कैसे हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। आप म्यूजिक अरेंजमेंट्स करते हैं और वोकलिस्ट हैं। इस बैंड में माशाल्लाह 3 वोकलिस्ट हैं। चार, एक्चुअली 4 वोकलिस्ट हैं। जी। यावर भी वोकलिस्ट जी हैं। बिल्कुल। तो मतलब बाकी काम कौन करता है फिर, चारों अगर गाते हैं तो? बाकी काम भी साथ साथ करते हैं। साथ साथ करते हैं, मतलब आप और साथ क्या करते हैं? मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ। आप हारमोनियम, और आप शेरी? परकशंस, तबला, ड्रम्स। ये, और आप? दुम्बे बिलाल? प्लेयर। अच्छा, और आप? हारमोनियम, पियानो। हाँ, हारमोनियम एंड पियानो। हारमोनियम एंड पियानो। तो मतलब आवाज लगाना ज्यादा मजे का है या इंस्ट्रूमेंट बजाना? आई थिंक दोनों दोनों में मजा आता है। सही। लेकिन वो लीड वोकलिस्ट होने का जो एक फील है वो कैसा है आफी? बस लीड वोकलिस्ट अपने इनके साथ ही मिलके है सारा, कोई भी लीड वोकलिस्ट नहीं है, सारे हम लोग एकदम से मतलब सारे मिलके ही काम करते हैं, बराबर के हैं। सही। तो बड़ा मजा आता है एक दूसरे के साथ काम करके। बख्शी सलामत साहब से आपका क्या? हमारे दादा अबू हैं बख्शी सलामत कवाल। अच्छा। और बस उनको साथ लेके, उनका नाम लेके चल रहे हैं। अल्लाह में इसमें बरकत डाले। आमीन। बिल्कुल। तो दादा अब्बा का तो अल्लाह मियां ने बड़ा नाम और बड़ा उनका डिफरेंट से काम, और जी तो उसकी कोई थोड़ी सी अपने अंदर रमक या जिम्मेदारी महसूस होती है? जिम्मेदारी इतनी महसूस होती है कि गाने से पहले बहुत डर लगता है कि अल्लाह मियां जैसा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, हमारी एज नहीं देखते, वो कंपेयर करते हैं कि बख्शी सलामत साहब ने क्या गाया और इनके बच्चे क्या गा रहे हैं। तो हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अब्बू से डांट पड़ती है, चाचू से भी पड़ती है, लेकिन हम लोग दुआ करके शुरू होते हैं। तो अल्लाह मियां थोड़ा। चलो फिर आज दुआ करके शुरू होते हैं। पहला आपका एक हम पहले सॉन्ग सुनाएंगे, फिर उसके बाद गपशप और भी करेंगे। तो क्या सुनाने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आपको अपनी एक नात सुनाते हैं साबरी ब्रदर्स की, ताजदारे हरम। क्या बात है, जबरदस्त। देखते हैं आप कितना अच्छा इसको निभाते हैं। सबा तेरा मदीने की तरफ हो जो गुजारा, कहना मेरी जाने से मोहम्मद को खुदारा, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे,
अच्छा, वैसे अच्छा लगा ये एकदम से दोबारा से, जैसे अदनान समी ने भी इसी तरह से एक कव्वाली एक कलाम गाया, फिर इसी तरह से ये आतिफ ने गाया और फिर आप लोग भी गा रहे हैं, तो ये जो हमारे पुराने काफी कलाम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और इनका रिवाइवल दोबारा से हो रहा है। लोग आप लोग जैसे कर रहे हैं यंगस्टर्स नए अंदाज से, वो और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ और अपना भी ऐसा किया है जो? हाँ जी, हमारे अपने भी नंबर्स हैं। असल में हम सब ने कोक स्टूडियो में भी इस बार परफॉर्म किया, तो हमारी एल्बम रेडी है बिल्कुल। सही। तो उसकी एपिसोड के बाद हम लोग अपनी एल्बम भी लॉन्च करेंगे। अपनी एल्बम भी लॉन्च करेंगे। उसमें सारे ज़्यादातर हमारे हैं, कुछ कलाम हमने अपने दादा जान के गाए हैं। दादा जान का कौन सा कलाम है जो आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद है खुद को? उनका एक है, हमें वैसे तो सारे उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कलाम, उनके सारे गा के बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हमें जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो है महफिल। महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। सही। तो वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी लिरिक्स। तो सुनाएंगे भी? ज़रूर सुना देंगे। ये पहली दफ़ा आपके शो में हम सुनाएंगे। ज़बरदस्त। तो फिर हम आपसे सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज बख्शी ब्रदर्स मेरे साथ हैं और ये हमारे साथ अपना खूबसूरत सा म्यूजिक जो है वो शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रगल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है? शुरू में बहुत मुश्किल था, अब ज़रा ठीक हो गया। अब लोगों ने जानना शुरू कर दिया। कैसा लगता है इस्लामाबाद से जाने जाना, और कहाँ तक सोचा है लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे? असल में इस्लामाबाद में उस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरह लाहौर में है और कराची में है उस तरह से नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है उसके लिए। थक नहीं जाते उसमें? परेशान नहीं होते? नहीं, परेशानी जब करना है तो फिर परेशान किस चीज़ का। अच्छा, लेकिन मैंने देखा अंडरग्राउंड बैंड्स के लिए इस्लामाबाद समहाउ ज़्यादा कुछ फेवरेबल और सूटेबल है पिछले कुछ सालों से। सही। अच्छा, जैसे हम लोग भी जब अंडरग्राउंड बैंड था हमारा, तो आप लोगों का ATV का शो था जंगल रॉक्स, तो पहली दफ़ा हमने उसमें परफॉर्म किया था। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो अच्छा जी, आपने बताया था कोई एक आपने गज़ल सुनानी है अभी अपने दादा जान? जी है ना? महफिल में बार बार उसी पर नजर गई, उन्हीं पर नजर गई, उसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख नजर फिर उधर गई। क्या बात। गज़ल नहीं है, ये कव्वाली है। ये कव्वाली, उन्होंने कव्वाली के अंश से गाया। तो हम बिल्कुल आप इसको फर्क कर रहे हैं कि उसी तरह से गा रहे हैं? ट्यून इज द सेम, इसका थोड़ा सा चेंज है, ट्यून वही है। ठीक, चलें फिर शुरू करें।
उसी पर नजर गई हमने बचाई रात हमने बचाई रात नजर फिर उधर गई महफिल में बार बार उनको खबर करो के है उनको खबर करो के है बिस्मिल करीबे मर्ग उनको खबर करो के है बिस्मिल करीबे मर्ग वो आएंगे जरूर वो आएंगे जरूर जो उन तक खबर गई महफिल में बार बार महफिल में बार बार उसी पर नजर गई हमने बचाई रात हमने बचाई रात नजर फिर उधर गई उनके जमाले रुख से ही सबका जमाल था उनके जमाले रुख से ही सबका जमाल था वो चल दिए तो रौनक वो चल दिए तो रौनक शम्सो कमर गई महफिल में बार बार महफिल हस्ती का हस्ती का असीर संवरना मुहाल था हस्ती का असीर संवरना मुहाल था वो तेरी जुल्फ थी जो वो तेरी जुल्फ थी जो बिखर कर संवर गई महफिल में बार बार महफिल में बार बार उसी पर नजर गई हमने बचाई रात हमने बचाई रात नजर फिर उधर गई महफिल में बार बार तबले पे कौन है आपके साथ? ढोलक 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 पे कौन है? जिशान जिशान बहुत शान कमाल। के लिए एक दफा क्लैपिंग जिशान और जिशान को मैंने म्यूजिक मेला में भी देखा था। बिल्कुल। जिशान बहुत जी माशाल्लाह हमारा अच्छा। बब्बर शेर है और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है जिशान वाकई बहुत में। कमाल ढोलक बिल्कुल। बजाता हम सारे बब्बर शेर हैं लेकिन जिशान जरा ज्यादा बब्बर शेर बिल्कुल। और आप भी माशाल्लाह आपका जी ये विकास ये दोनों जी हमारे बेस्ट म्यूजिशियंस हैं और इनके बगैर हम वाकई कोई कुछ भी नहीं है म्यूजिशियंस के बगैर बिल्कुल सिंगर लेकिन आप तो खुद भी म्यूजिशियन हैं। हम लोग हैं लेकिन हम शायद लोग इस वजह से थोड़ी ज्यादा कदर है हमें इनकी बिकॉज हमें पता है कि म्यूजिशियन के लिए जो है ना लाइफ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है इनको प्ले करना रियाजत इनकी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगर्स और कितनी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ पर उनकी वैल्यू उस तरह नहीं है। बिल्कुल। स्टार एक वैल्यू। छोटी सी बात ये स्टार है वैल्यू। कि सिंगर को हमेशा बनाने वाले उसके म्यूजिशियंस होते Musicians हैं होते हैं। लेकिन वो क्यों पीछे रहें हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ही मिलके काम करें हम सही। सारे साथ साथ ठीक है। अच्छा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात और कुछ और खूबसूरत से गाने बख्शी ब्रदर्स के हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सब खैर जनाब। आज बख्शी ब्रदर्स मेरे साथ हैं, हम उनसे सुन रहे हैं उनका खूबसूरत सा कलाम जो कि आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये तय था बचपन से ही कि हमने बड़े होकर तो गाना है? अब्बू ने मुझे एक दफ़ा बात बताई थी कि यार जब तुम थे ना 11-12 साल के, तो आप लोग गाने तो सुनते थे लेकिन गाते बहुत बुरा थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसुरे थे। तो मैं रात को स्पेशली ये दुआ करता था। मैं नहीं था बेसुरा, ठीक है, हाँ मैं और अपनी और शेरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बॉर्न आर्टिस्ट है माशाल्लाह। तो वो कहते मैं दुआ करता था कि यार इनमें म्यूज़िक ज़रूर आए। तो एकदम से स्कूल दौर से 6th क्लास में थे हम, तो उसमें हमने कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद फिर म्यूज़िक, लेकिन प्रोफेशनली हमें 4 साल हुए। 4 साल? हाँ, लेकिन सोचा नहीं था कि हम म्यूज़िक करेंगे। हमने प्राइमरी से स्टार्ट किया था। एक छोटा सा मैं वाकया भी शेयर करूँगा। हम प्राइमरी स्कूल में कोई कल्चरल कोई इवेंट था, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उस वक्त, G10 3 एक स्कूल था, बड़ी गुड लुकिंग और बहुत पर्सनैलिटी, हम लोग उनसे बहुत डरा करते थे। तो जिस दिन इवेंट था उस दिन एक बहुत दुबली पतली सी लड़की, मैं कहूँगा अब वो खातून आई थिंक हो चुकी हैं, हाँ लड़की थी, तो वो हमारा शो होस्ट करने आई थी। तो मेरी अम्मा भी साथ थी वहाँ पे। तो मेरी अम्मा ने कहा कि ये तो फ़रा है, और वो फ़रा आपके सामने इस वक्त बैठी हुई। और हम लोग मैं और यावर फ़रा की मदर से हम लोग 5 साल पढ़े हैं। और आई थिंक वो जो बचपन से शुरू हो जाता है ना, एक ट्रैक पे चल रहे थे, तो वो उन्होंने हमारा स्टार्ट करवाया था। तब हम बगैर म्यूज़िक के मिली नगमे, नातें वगैरह पढ़ा करते थे। देन सेकेंडरी स्कूल में भी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो मतलब बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। बिल्कुल। और मेरी अम्मा के अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मुझे भी यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा रोल है। तो ये इनकरेजमेंट हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट। अब आप लोग खुद म्यूज़िक टीचर हैं जी। मैं आज अपनी अम्मा को जाके बताऊंगी कि आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, मुझसे मिले थे, शी विल बी रियली हैप्पी। अब आप लोग खुद म्यूजिक टीचर हैं। हाँ जी, तो ये देखना कि किस बच्चे में कोई सलाहियत है, और अगर नहीं भी है तो उसे कहना आओ तुम यहाँ खड़े हो। अच्छा फरा, इससे पहले मैं भी एक बात आपको बताता हूँ कि हम लोग, मैं और बिलाल, हम तुफैल नियाज़ी साहब के नवासे हैं। अच्छा, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? तो 2 ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं। हाँ? प्यारी सी खिचड़ी है, बहुत स्वीट खिचड़ी। अच्छा, तो ही फाउंड आउट व्हेन आई वाज किड, तो वो उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसकी वोकल्स बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटा था मैं, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, एक तो गुट्टी उन्होंने मुझे दी, अच्छा, और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने पास लिटाना, और एक बहुत ही मुश्किल ख्याल था जो वो मुझे सिखाया करते थे। उस वक्त तो मैं बहुत तोतला था, शायद सही वर्डिंग भी प्रोनाउंस ना कर सकता हूँ, लेकिन वो सिखाया करते थे मुझे। ठीक। तो मेरी सोच मतलब उस वक्त से था कि मैं सिंगर ही बनूंगा। मैं स्कूल में, अपने स्कूल में भी काफ़ी म्यूज़िक के प्रोग्राम्स उसमें हिस्सा लेता रहा, फिर खुद कराने शुरू कर दिए। फिर स्कूल वालों ने मुझे म्यूजिक टीचर रख लिया, पढ़ाई कंप्लीट। स्कूल में पढ़े हैं उसी में ये म्यूजिक टीचर। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन ये जैसे आपको उस्ताद आप बता रहे थे तुफैल नियाज़ी साहब, उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, आजम बख्शी साहब, लेकिन वो मेरे नाना थे, उन्होंने मुझे बचपन में बहुत सिखाया। अच्छा ठीक, तो नाना का ज्यादा असर है फिर या दादा का? नाना और दादा दोनों का। इसको दुआबा कहते हैं ना, 2 दरिया इकट्ठे हो जाएं, हाँ। तो सेंटर में कुछ ना कुछ तो बन ही जाता। आप पे इंस्पिरेशन असर ज्यादा ननियाल का है कि ददियाल का है? दोनों मिक्स करके गाते हैं। असल में हम लोग जब गाते हैं ना, तो हमारे, आप गायकी में भी देखिएगा कि हम दोनों का मिक्सचर क्रिएट करते हैं, फोक और कव्वाली को मिक्स करके हम गाते हैं। अच्छा, लेकिन ना फोक गाते हैं ना कव्वाली गाते हैं, आप कोई तीसरी चीज उसको क्रिएट करते हैं। हालांकि आप चाहते तो अब माशाल्लाह से कव्वाल पार्टी बन सकती थी। हम लोगों ने फोकल्स बना दिया ना। हाँ, तो सही, गुड वर्ड। सही। हमारे बड़े जो हैं, हमारे चचा, उनका है अपना कव्वाली का एक ग्रुप, बख्शी सलामत कव्वाल। हाँ। तो वो कर रहे हैं, उन जैसा कोई भी नहीं, वाकई बड़े हैं हमारे। तो हम लोग अब एक अलग से कव्वाली ग्रुप बना लेते, तो वो फिर वो कंपटीशन सा लेकिन हम लोगों को फरा उनसे सीखने को बहुत मिलता है। हम उनका हर नंबर जो है वो जो मार्केट में आता है, या वैसे हम उनके घर जब जाते हैं तो हम उनको बहुत गौर से सुनते हैं। इसी तरह जब ननियाल में जाते हैं तो जावेद नियाजी, बाबर नियाजी साहब गाते हैं, उनको बहुत तो है हमें। देखिए लय का हम लोगों को बताया हमारे चाचू ने, वो है मोहम्मद अजमल साहब, ही इज अ तबला प्लेयर और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। और हम लोगों को क्लासिकल की तालीम चारों को दे रहे हैं। मेरे वालिद साहब मोहम्मद आजम, वो बहुत ज्यादा काम करते रहे टीवी के लिए। अब वो ये कि ही इज टेकिंग क्लासेस। क्यों जरूरी है क्लासिकल की तालीम? क्योंकि आप लोग तो अब एक मॉडर्न जॉनरा में काम कर रहे हो, तो इसमें जरूरी है। देखिए, आप मॉडर्न, आप पॉप गाएं, आप जो मर्जी गाएं, लेकिन आपकी बुनियाद अगर अच्छी होगी तो आप हर सिन्फ जो गाने की है उसको बहुत अच्छी तरह निभा सकेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि ये गाना यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका लिंक कहाँ तक आ सकता है, आप कौन से रागस इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें मैं नाम सजाद अली साहब का लेना चाहूँगा।
उन्होंने जिस तरह क्लासिकल मौसीकी को जिस तरह पॉप में इन्वॉल्व किया, उन जैसा किसी ने भी नहीं किया। हाँ। हम उनके आशिक नुसरत फतेह अली खान साहब तो बहुत बड़े इंसान, उन्होंने तो कमाल ही किया, क्लासिकल पॉप में मिक्स कर दिया। आजकल के जो म्यूजिशियंस या आजकल के जो सिंगर्स हैं उनमें से कौन इंस्पिरेशन है? सजाद अली साहब। ये वो सजाद अली साहब को भी आजकल वो तो लेजेंड, एक शख्स जो अबव एंड बियॉन्ड आजकल की रेस से तो निकल गए हैं। सो आजकल के मैं उसमें बात कर रही हूँ, काफी ज्यादा अच्छे हैं, बाकी सारे ही अच्छे हैं हमारे लिए। तो जो हमारे बड़े हैं बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं, काफी अच्छा लगता है। लेकिन सजाद अली हो गया, अली जफर बहुत अच्छा हो गए, अली जफर बहुत अच्छा, आतिफ बहुत सुर में हो गए हैं। अब आतिफ ने बहुत अच्छा गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। सो ये तमाम आप चुप हो, सोच रहे अभी तक? नहीं, मैं सोच ही रहा, बिल्कुल ये मेरी वाली पसंद बता रहे हैं सारों की। अच्छा साहब, इख्तलाफ भी होता है आप लोगों में? इख्तलाफ किस में? पॉजिटिव इख्तलाफ होता है आपस में। हाँ, उसका सोल्यूशन बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है। और हमारे में सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक दूसरे की मानते हैं। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो हम उस पर बहस नहीं करते ज्यादा, हम उसको ये कहते हैं अच्छा यार ठीक है, हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर उसका कुछ अच्छा मिक्सचर निकले तो हम उसको जरूर गाते हैं। ठीक है। अगर वो थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाए तो फिर हम रहने देते हैं। अच्छा जी, अब आपने सुनाना है हमें चाप तिलक सब छीन ली। चलिए हजरत अमीर खुसरो, बिल्कुल उनका खूबसूरत सा एक कलाम। तिलक सब छीन लीरे वो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन लीरे वो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, बात धम कह दी नीरे वो से नैना, देखो जी वो से नैना, पिया ने वो से नैना मिलाई के, चाप तिलक सब छीन लीरे वो से नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग मैं तो तोरे रंग रिझवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, मोहे सुहागन की नीरे वो से नैना, देखो जी मुझसे नैना, पिया ने मुझसे नैना मिलाई के, चाप तिलक सब छीन लीरे मुझसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, जी हरी हरी, जी हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ हरी नीरे वो से
सब छीन ली रे वो से नैना मिलाई के। प्रेम भट्टिका मधवा पिलाई के। प्रेम भट्टिका मधवा पिलाई के, मधवा पिलाई के, मधवा पिलाई के। प्रेम भट्टिका मधवा पिलाई के। मतवाली कर दी रे वो से नैना, देखो जी वो से नैना, पिया ने वो से नैना मिलाई के। साब तिलक सब छीनी रे वो से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के। बात अधम कह दी रे वो से नैना, देखो जी वो से नैना, पिया ने वो से नैना मिलाई के। जाप तिलक सब छीन ली रे वो से नैना मिलाई के। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बख्शी ग्रुप ब्रदर्स के साथ बैठे हुए हैं और उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो चल रही है। अब ये चलेगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन, बख्शी ब्रदर्स और बख्शी ग्रुप है ना। अच्छा, माशाल्लाह से कजन्स की आपस में नहीं भी बनती होती, तो कभी ऐसा था शुरू से ही आपस में बनती थी या बचपन में? असल में सारे कजन में से मैं बड़ा हूँ ना, तो सब मेरी बात मानते हैं, बाकी तो नहीं मानते ना एक दूसरे की। नहीं ऐसा नहीं, शुरू में हम नहीं मानते थे, लेकिन अब मानते हैं। अब मानते हैं। इसका मतलब है जिन भी कजन्स की नहीं बनती है उनका म्यूजिक बैंड बना दो। हाँ, वो तब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना शुरू करते हैं। बात एक दूसरे की बात मानेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, सही। अगर नहीं मानेंगे तो हजारों बैंड्स टूटते हुए भी देखेंगे। बिल्कुल, अल्लाह ना करे कि आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी। क्या ख्वाब है अब आगे, क्या क्या कुछ होने जा रहा है? आगे बड़ी चीज़ें लाइनअप हैं, काफ़ी कुछ करना हमने, बहुत सी चीज़ें करेंगे जैसे कि क्या ख्वाब, ड्रीम्स, क्या प्लान्स? ड्रीम्स तो जी बहुत हैं, बहुत आगे तक जाना है हमने, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना है, और जितना हम अपने दादा नाना सबका नाम रोशन कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। सही। अरे घर में कभी ये अम्मा अब्बा की चलिए, मेरे अब्बा ज़्यादा बड़े थे, हमारा ख़ानदान में ज़्यादा वो था, जैसे खानदान में यूनिटी बहुत है। बेशक दो अलग अलग हैं, बख्शी सलामत कवाल भी, तुफैल न्यारी साहब भी, लेकिन इनमें प्यार मोहब्बत इतना था कि शुरू में इनका इतना प्यार था, आके इनके जो बच्चे हैं उनमें, फिर हम लोगों में भी ऐसी यूनिटी रही ना। ठीक है, तो फिर कोई नई चीजें निकलती हैं, यूनिटी होती। कोई नहीं चला कि मेरे तो अब्बा का घर ज्यादा वो था, मेरी तो हमारे यहाँ में ज्यादा वो है, ऐसा कभी भी नहीं सुना। अच्छा, आप लोग चारों बल्कि पांचों म्यूजिक टीचर्स हैं खुद, तो आप तो बहुत काम कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चे, मुझे एक बड़ी शिकायत होती है, हमारे बच्चे जब आते हैं तो अंग्रेजी गाने बड़े अच्छे गाते हैं और उर्दू गाने जो हैं वो उनको आते ही नहीं है। नहीं, हमने थोड़ा सा इसका सिनेरियो चेंज किया है। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे इंग्लिश गाने मैंने तो नहीं करवाए ज़्यादा। अच्छा। इनफैक्ट मैंने पंजाबी सॉन्ग भी करवाया वहाँ अच्छा, पे। कौन सा पंजाबी गाना? लाइव एक दराना लियारी। अच्छा। उसको बच्चों ने मने बहुत दी अच्छा, मौज विच। हाँ, मने दी मौज विच रखना। ठीक। तो इंग्लिश गाने में ज़्यादा प्रेफर नहीं। इनफैक्ट एक पश्तो भी था, वशमल, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फर्स्ट प्राइज लेके आए बच्चे। सही। बच्चे आजकल के कैसे हैं स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, उनका क्या स्किल और क्या टैलेंट है? बड़ा अच्छा रुझान है कि म्यूजिक टीचर्स जैसे आप लोग खुद घराने से, फैमिली से सीख रहे हैं, खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चे तो बड़े इंस्पायर होते हैं। आजकल के बच्चों पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, उनके अंदर सब कुछ ही होता है, बस थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है। जो हम लोग स्कूल्स में, हमारे पास इतना टाइम होता है कि म्यूज़िक की वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं, जिनको बच्चों को जिनको शौक होता है उन पे थोड़ी सी मेहनत होती है, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। सही। बहुत ज़्यादा फन है बच्चों में, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। हमारे स्कूल में भी हम लोग
ऐसे ऐसे बच्चे सुनते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी सी एज में इतना अच्छा गा रहा है तो बड़ा होकर क्या करेगा ये। लेकिन असल बड़ा में होकर हम- पता चलता है वो कुछ बिल्कुल। और बन गया हाँ, हुआ है। लेकिन हम लोग की जो उनको head आगे लाना चाहिए। हम देखिए लोग की जो हेड मिस्ट्रेस है ना, इनके स्कूल की भी हमारी भी, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो हमें फुल हैंड देती हैं कि जाओ आप जाके जो मर्जी बच्चों के साथ। तो जब इतनी मेहनत होती तो कुछ ना कुछ निकलता रिजल्ट है। हमेशा हमें निकलता बहुत ज़्यादा लेवरेज देती हैं। आज भी देखिए हमने स्कूल जाना था अमित राय में। हमारी मैम जो है बुशरा सईद है मेरी, और इनकी साइमा फ़हीम। सही। तो वो हम लोगों ने उनको बताया तो वो बहुत अच्छा, अब एक्साइटेड। माशाल्लाह सारे म्यूजिक टीचर्स हैं, बिल्कुल। तो आपको तो आपकी तो फैन क्लब पक्का है। मेरा टीचर मेरा टीचर मेरा टीचर मेरा टीचर। बिल्कुल जी, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे साथ। असल में हम लोग उनको ट्रीट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खुद म्यूज़िक सीख चुके हैं। जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ा रहे हैं, सीख रहे भी हैं, आगे सीखते भी रहेंगे। तो जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहीं से हम लोगों ने भी म्यूज़िक सीखा। जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया, हमारे म्यूजिक टीचर्स ने, हम लोग भी अपने बच्चों को उसी तरह सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़ा फैन क्लब बड़ा पक्का होता है। हम मेरा टीचर जो है, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, इंग्लिश टीचर को बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और मैथ से बहुत दूर भागते हैं। तो वैसे कोई फरमाइश आप लोगों की तरफ से है? कोई भी खान साहब की हो, अब कोई भी कलाम। हिम्मत चाहिए उनका सॉन्ग गाने के लिए, कोशिश करते हैं। असल में हम लोगों के जो ददयाल है ना, वो नुसरत साहब के वालिद साहब से शागिर्दी में है। ठीक है, मेरे जो दादा थे वो उनके वालिद साहब के शागिर्द थे। ठीक है, ये ताने बाने सारे आपको पता है, बाकी इसके बारे में सारे खामोश रहते हैं। तो हम लोग उनका गाना आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सही, प्लीज। साकी अभी मैं खाने का दर बंद ना करना, शायद मुझे जन्नत की हवा रास ना आए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, ये शराब सारा जहां मस्त जहां का निजाम मस्त, सारा जहां मस्त जहां का निजाम मस्त। तू मस्त शीशा मस्त शहर मस्त शाम मस्त, तू मस्त शीशा मस्त शहर मस्त शाम मस्त। यूं तो साकी हर तरह की तेरे महफाने में है, यूं तो साकी हर तरह
नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। मैं ते पीनिया पीनिया पी के जानिया, मैं ते पीनिया पी के जानिया, मैं ते पीनिया पी के जानिया, मैं ते पीनिया पी के जानिया। रुख से पर्दा जरा सा हटा दीजिए, रुख से पर्दा जरा सा हटा दीजिए, और सभी रंगे महफिल बदल जाएगा। मैं ते पीनिया पी के जानिया, जो है बेहोश वो होश में आएगा, जो है बेहोश वो होश में आएगा, गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। मैं ते पीनिया पी के जानिया, मैं ते हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, ये शराब पीना सिखा। उनका आना था बस यूं महफिल में, शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। मैं जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। Morning with Farah. Morning with Farah. शुक्रिया, आप लोग साथ रहे, मज़ा आया। बख्शी ग्रुप को हमने आज सुना है, बख्शी ब्रदर्स को, है ना? अच्छा लगे ना सारे गाने। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप साथ रहे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, क्योंकि वक्त इजाज़त चाहने का हो गया। और अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं, वेल विशेज़, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, इसलिए कि हमारी म्यूजिशियंस की कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी है। जब पाकिस्तान को बहुत सारे नाम मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे गाने वाले मिलते हैं, तो इस फ्रंट पे, इस महाज पे हमारी जो डिफेंस है वो मुकम्मल तैयार होता है। और अब तो आगे डिफेंस डे भी है, और हमें हर महाज पे अपना ये डिफेंस जो है वो करने की बड़ी ज़रूरत है। और आप लोग उनमें से अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आई थिंक ये शो जो है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग शो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेस्ट मॉर्निंग शो है, क्योंकि यहाँ पे मयारी सवाल होता है, मयारी सवाल, एक हेडलाइन। थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन अब इजाज़त ले रहे हैं, बहुत सारी दुआएं आपके साथ रहेंगी हमेशा। जाते जाते अगेन नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई अगर आप कलाम हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, हम आपको अखियाँ डिगतियाँ सुनाते हैं। ठीक। तेरे बाजों दिल दे मेर मवे, तेरे बाजों दिल दे मेर मवे, सड़की ना केड़े चजदा है, तेरे बाजों दिल दे मेर मवे, सड़की बाजों दिल दे मेर मवे, सड़की ना केड़े चजदा है। मेरी लूलू विच, मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच, मेरी नस नस विच, तेरी याद दी बाबलदा है। आजा अखियां उड़ीक दियां, दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां, दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा,
परदेसिया वास्ता ही प्यार दा आ जा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां ढोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां अखियां अखियां जदों दा तू रुस गए साडे नाल डोलना जदों दा तू रुस गए साडे नाल डोलना भुल गया रावां नू बनेरे उत्ते बोलना आ जा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां ढोलना तेनू